देखिए बेटा, पेज नंबर 9 पर हम पढ़ते हैं तीसरा पार्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या स्थिति थी स्वतंत्रता के समय। तो लिखा है सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि एक नीति बनाकर, एक रणनीति बनाकर, एक स्ट्रेटजी बनाकर भारत के जो उद्योग हैं उनको किस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ख़त्म किया। तो देखो उनका मकसद क्या था इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित करना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है उन उद्योगों को ख़त्म करना। तो इसके पीछे मोटिव क्या था? सबसे पहले मोटिव था कि इंडिया की वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल, यानी भारत के पास रॉ मटेरियल का जो भंडार था उसको ख़त्म करना, किसी भी तरह से भारत को लूटना, क्योंकि भारत के अंदर जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्सेज होते हैं तो कि जो कि फैक्ट्री में काम आते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में, उनका अथाह भंडार था बहुत ही ज़्यादा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र थी भारत के कच्चे माल की संपदा पर कि इसको किसी तरह से नष्ट कर दिया जाए ना तो भारत अपने आप गरीब बन जाएगा और ब्रिटेन अपने आप अमीर बन जाएगा। तो सबसे पहले उनका क्या मकसद था? भारत के कच्चे माल की जो संपदा है, भंडार है, उसको ख़त्म करना, और प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कॉटन है, जूट है, इनमें रॉ मटेरियल आता था तो इसको किसी तरह से ख़त्म करना। यह क्यों ज़रूरी था? ताकि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति चल रही थी कि ब्रिटेन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, वो उद्योग तभी पनप सकते थे तब उनको कच्चा माल मिले। और कच्चे माल के लिए ब्रिटेन ने भारत को अपने सबसे बड़ा सेंटर माना, इसलिए उन्होंने भारत की इस कच्चे माल की संपदा को लूटना शुरू कर दिया। दूसरा कि इंडिया को टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज ए पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन, भारत को इस तरह से भी लूटना कि ब्रिटेन में बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो भारत में वापस आकर बिक सके। क्योंकि ब्रिटेन ने रॉ मटेरियल यहाँ से क्यों लिए? क्योंकि वो चाहते थे कि हम भारत से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में ले जाएं, वहाँ पर उन रॉ मटेरियल को यूज करके पक्का माल बनाएं और उस पक्के माल को वापस भारत में लाकर महंगे दाम पर बेचें। इसलिए उन्होंने इस नीति को अपनाया। अच्छा, आगे है किस प्रकार से उन्होंने पतन किया, देखिए। अच्छा, दिस सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू, जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया तो इसने क्या क्या प्रभाव डाले? सबसे पहले तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, यानी कि भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग थे, उनका पतन किया, उनका खात्मा किया। एंड कंसिक्वेंट मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण भारत में भयंकर बेरोजगारी फैल गई। दूसरा, ब्रिटिश जो गुड्स हैं वो इंडियन मार्केट में अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। तो देखिए, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट जो बिजनेस है उसको बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि भारत का हैंडीक्राफ्ट बिजनेस बताया जाता है कि सबसे बड़ा बिजनेस कहा जाता था। पूरे वर्ल्ड में भारत में बने हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट हैं उनकी भरपूर डिमांड थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस उद्योग को सबसे पहले अपना निशाना बनाया। अच्छा जी, आगे है कि ब्रिटिश ने पाया कि जो भारत है वो कच्चे माल का सबसे बेहतर स्रोत है और भारत में जो ब्रिटेन का बना माल है वो भी इजीली बिक सकता है। तो उन्होंने क्या किया इसके लिए कि भारत से जब कच्चा माल विदेश में जाएगा तो उस पर कोई भी ड्यूटी मत लगाओ, यानी कि भारत से जब माल जाएगा विदेश में और कोई भी उस पर टैक्स नहीं लग रहा, इसका मतलब वो सस्ता जाएगा ब्रिटेन में। और जब ब्रिटेन से माल भारत में आएगा तो भी उसको टैक्स फ्री कर दिया, ताकि भारत में जब आए तो भी हमें ज़्यादा चार्ज ना देना पड़े। तो कहीं ना कहीं टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट और टैरिफ फ्री इंपोर्ट के कारण भी भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग, देखो ये बना रखे हाथ से बनी हुई चीज़ें, इसको बोलते थे हस्तशिल्प उद्योग, इसको पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया? विनाश कर दिया। नेक्स्ट है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो ग्रोथ है वो ना के बराबर दिखी। नोशनल का मतलब होता है नाम मात्र। ब्रिटिश राज में कहते हैं कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उन्होंने बिल्कुल नाम मात्र की उन्नति दिखाई। यह 19वीं शताब्दी का हाफ था जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ ने इसकी इमरजेंस को दिखाया, यानी उस टाइम 19वीं शताब्दी के मध्य में आकर कहीं ना कहीं इन इंडस्ट्रीज़ ने ग्रोथ को दिखाना शुरू किया, लेकिन ब्रिटिश शासन में इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं थी। 5 ऑब्जर्वेशंस यहाँ से ली गई। क्या क्या? सबसे पहले बताया गया कि कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल को स्थापित किया गया। सबसे पहले क्या हुआ? कॉटन मिल बनाई गई, जूट मिल बनाई गई,
कॉटन जो मिल है उसको बनाया गया वेस्टर्न इंडिया में, महाराष्ट्र और गुजरात में, और इनको कंट्रोल किया जाता था इंडियंस के द्वारा। जूट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको स्थापित किया बंगाल के आसपास, और उनको कंट्रोल किया जाता था विदेशी लोगों के द्वारा। स्टार्टिंग में 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, लोहा इस्पात उद्योग हैं, वो आए। टाटा आयरन और स्टील इंडस्ट्री स्थापित की 1907 में। दूसरे वर्ल्ड वार के बाद सीमेंट, पेपर, शुगर इंडस्ट्री स्थापित की गई। यानी बताया गया है कि किस प्रकार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। कहा गया है कि देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। उस टाइम भारत में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जो कि कैपिटल गुड्स को बनाए। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं जिनसे कि दूसरी फैक्ट्रियों के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी जिसमें कि कैपिटल गुड्स बन सके। कैपिटल गुड इंडस्ट्री कौन कौन सी होती हैं? जो कि मशीन, इंडस्ट्रियल प्लांट्स इत्यादि बनाती हैं। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री भारत में नहीं थी। जीडीपी के अंदर इन इंडस्ट्रीज का जो योगदान है वो बिल्कुल ना के बराबर था, बहुत ही कम था। जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसका भी इन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो भी इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं करना चाहते थे। उनका मेनली जो एरिया था वो था रेलवेज और कम्युनिकेशन मीन्स, यानी वो कम्युनिकेशन और रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। उनका कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्थापित करा जाए। तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारा एक व्यू था। तो इसमें बताया गया है कि ब्रीफली इंडस्ट्रियल सेक्टर स्वतंत्रता के समय 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता था। कौन कौन सी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। यह क्यों हुई? लार्जली ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अधिकार था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल बनाती थी। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से टैरिफ पॉलिसी बनाना, यानी वो चाहे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को टैक्स के दायरे में ला सकती है, चाहे तो उसको टैक्स फ्री कर सकती है। तो टैक्स फ्री करके उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का नाश कर दिया। मॉडर्न इंडस्ट्री में बहुत ही कम उन्नति देखने को मिली। यह क्यों था? लार्ज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। रेलवे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या किया? कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया, सारे पैसे रेलवे में लगा दिए, इसलिए इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान ही नहीं गया किसी का। कैपिटल गुड इंडस्ट्री ना के बराबर थी। वाइल द ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री वर डिकेइंग। बताया गया है कि हालांकि हैंडीक्राफ्ट बिजनेस भारत में से ख़त्म होता जा रहा था, मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेन्ड इन एन इन्फेंट स्टेज। मॉडर्न जो इंडस्ट्री है वो अपने शुरुआती दौर में थी, इसलिए उन्होंने इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं करी है। दिस अगेन पॉइंटेड टू द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जब मॉडर्न इंडस्ट्री ने ग्रोथ की राह को पकड़ा ही नहीं है तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी क्या थी? बैकवर्डनेस थी, पिछड़ापन था। आगे बात करते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में, क्या कहानी थी इंडिपेंडेंस के टाइम। तो कहते हैं कि इंडिया जो है प्राचीन काल में फॉरेन ट्रेड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। जो रोमन लोग हैं वो इसे सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? क्योंकि दूसरे देशों के सभी लोग आकर भारत से चीज़ें परचेज करके ले जाते और अपना जो सोना है वो यहाँ पर दे के जाते। यानी कि भारत से सामान खरीदने के लिए लोगों को अपना सोना लाना पड़ता था, वो सोना भारत के लोगों को देते और भारत से चीज़ें अपने पास ले जाते। इसलिए कहा जाता था सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ पर सोने का इतना भंडार हो गया था, क्योंकि भारत के पास सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल था और दूसरे देश को आना ही पड़ता था यहाँ पर चीज़ें लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो भारत है वो सोने की चिड़िया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पाया कि क्यों न इस बार सोने की चिड़िया को लूट लिया जाए। इसलिए उन्होंने यहाँ पर आकर इस जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका पतन करना स्टार्ट किया। भारत से रॉ मटेरियल उठाकर ब्रिटेन में ले जाने लगे। अब वहाँ पर अपनी मशीनों में उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया और उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को वापस इंडिया में लाकर बेच दिया। ये पॉलिसी थी सरकार की। अब देखिए क्या क्या किया ब्रिटिश सरकार ने। नेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। भारत से रॉ मटेरियल जाने लगा बाहर, यानी कि एक्सपोर्ट होने लगा, और वहाँ बाहर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनते थे उनका वापस से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक ये कहानी हुई।
मोनोपोली कंट्रोल इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के ऊपर किसकी मोनोपोली हो गई? ब्रिटिश सरकार की। कैसे? 50% से ज़्यादा जो हिस्सा था विदेशी व्यापार में, इंडिया के विदेशी व्यापार में, उसको किसने कंट्रोल कर लिया? ब्रिटेन ने। और जो बाकी हिस्सा था वो चाइना, श्रीलंका, ईरान, इनके पास चला गया। इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने फॉरेन ट्रेड पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। दूसरा है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको रॉ मटेरियल कहा जाता था, वो सप्लाइड इनपुट द ब्रिटिश इंडस्ट्री, वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को एज ए सप्लाई जाने लगा, भारत से उठकर ब्रिटेन में जाने लगा। और ब्रिटेन से अब भारत क्या करने लगा? अपने ही रॉ मटेरियल से बनी हुई चीज़ों को बेचारा इंपोर्ट करने लगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने उसकी इस फॉरेन ट्रेड को भी हानि पहुंचाई। तीसरा है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट टू ब्रिटिश, यानी कि जो हमारा बीओपी है वो ट्रेड सरप्लस दिखा रहा था और उस सरप्लस को ब्रिटिश सरकार ने यूज किया अपने फ़ायदे के लिए। देखिए, सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम आवर एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स आवर इम्पोर्ट, भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो इसके इंपोर्ट से ज़्यादा थे, यानी कहीं ना कहीं भारत ज़्यादा पैसे कमा रहा था। लेकिन ये एक्सपोर्ट किस चीज़ का होता था? ये एक्सपोर्ट होता था बेटा मेनली प्राइमरी गुड्स का। प्राइमरी गुड्स का अगर एक्सपोर्ट किसी कंट्री में होता है तो उसका जो ट्रेड बैलेंस है वो सरप्लस में दिखाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस कंट्री में बैकवर्डनेस जरूर आएगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा हमारे पास ज़्यादा आता है और हमारी कंट्री स्ट्रॉन्ग बनती है। लेकिन प्राइमरी गुड्स अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस कंट्री में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बनी रहती है। अगला है डिस्पाइट द सरप्लस ट्रेड, यानी कि ट्रेड सरप्लस होने के बावजूद सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक फूड ग्रेन क्लॉथ रिमेन्ड डेफिशिएंट इन द डोमेस्टिक मार्केट। देखो, भारत में ट्रेड सरप्लस था लेकिन उसके बावजूद भी भारत में खाना, अनाज, कपड़े, ये सारी चीज़ें अभी भी इनकी कमी बनी हुई थी। तो देख सकते हैं हम कि ट्रेड सरप्लस होने के बावजूद भी भारत में इन चीज़ों का अभाव था। ट्रेड सरप्लस को डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए कभी भी यूज़ नहीं किया गया। इसको किसके लिए यूज़ किया गया? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों को पूरा करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उनके खर्चों को पूरा करने के लिए। यानी ब्रिटिश सरकार ने इस सरप्लस के पैसे को भी अपने ही पर्पज़ के लिए यूज किया और भारत के फॉरेन ट्रेड को कहीं ना कहीं क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट पार्ट आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भारत की स्थिति क्या थी उस टाइम। तो सबसे पहले बताया गया बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट हो चाहे डेथ रेट हो, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हाई थी, 48 और 40, यानी कि हर 1000 पे 48 बच्चे जन्म लेते और हर 1000 पे 40 बच्चे मरते। इस हाई बर्थ रेट और डेथ रेट के कारण जो कंट्री है वो बहुत ही बड़ी एक पॉवर्टी की समस्या, निर्धनता की जो चक्र है उसमें फंसती गई। मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है 1 साल से कम उम्र के बच्चों के मरने की दर, वो भी बहुत ज़्यादा थी। वो थी 218 बच्चे पर 1000 बच्चे। प्रत्येक 1000 बच्चों पर 218 बच्चे ऐसे थे जो मर जाते थे 1 साल की उम्र से पहले ही। लेकिन अभी फ़िलहाल ये 30 पर आ गई है, प्रत्येक 1000 पर 30 बच्चे ही मरते हैं। हाई इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इज ए साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर कनेक्टेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक तो भारत में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, दूसरी वजह से भारत में जो मेडिकल सर्विसेज थी, जो हेल्थ केयर सर्विसेज थी, वो बहुत ही ना के बराबर थी, जिस कारण ये जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है ये ज़्यादा थी, ज़्यादा बच्चे मरते थे। लेकिन आज के टाइम में तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, डेथ रेट बहुत कम हो गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन कितना जीते थे? पहले के टाइम में हम कहते थे कि 44 साल, लेकिन आज के टाइम में मेडिकल साइंस ने कह दिया कि 70 ईयर्स नॉर्मली एक इंसान जी लेगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम मेडिकल सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा बूम पे हैं। तो ये जो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी प्राचीन काल में, ये क्यों थी? ड्यू टू लैक ऑफ वेल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से डेथ रेट, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, वो कम थी। फिर है लिटरेरी रेट, यानी कि साक्षरता दर।
साक्षरता दर भी बहुत कम थी, 16% के आसपास थी। इससे क्या पता चलता था कि सामाजिक रूप से पिछड़ापन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में था। फीमेल की लिटरेसी रेट देखी जाए तो वो केवल 7% थी, यानी कि महिलाओं की जो रेट थी वो थी केवल 7%, पुरुषों की थी 16%। इसे लिंग विभेद का भी नाम दिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं लिंग विभेद था कि पुरुषों को ज़्यादा पढ़ाई मिलती थी, महिलाओं को पढ़ाई ना के बराबर मिलती थी। तो ये था हमारा डेमोग्रेटिक प्रोफाइल। तो कहीं ना कहीं बेटा क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने हर एंगल से इंडिया को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब 5 इयर्स प्लान हमारे आए, पंचवर्षीय योजनाएं आई, उसमें धीरे धीरे इंडिया ने क्या किया, एक ग्रोथ की पटरी पर आना शुरू किया। तो हम बेटा धीरे धीरे दो से तीन पेज डेली के पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी है। ये मान के चलो कि मार्च से अप्रैल के बीच आपकी परीक्षाएं होंगी, तो उस टाइम तक तो हम आराम से क्लासरूम में भी इस सारी की सारी बुक को ईजिली दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं नए सिरे से। तो अभी आप क्या करें, धीरे धीरे 2 से 3 पेज डेली के हम रीड करेंगे। अब हमारी क्लासेस डेली लगा करेंगी, और जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा हम उस चैप्टर के हाथ टू हाथ हम MCQ फिल इन द ब्लैंक खुद पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे आप तैयार कर लेना, नहीं, मैं आपको खुद यहाँ पर सारे MCQ सारे फिल इन द ब्लैंक करवाऊँगा, ताकि ओवरऑल चैप्टर हमारा शुरू से ही होता चले और बाद में भी दिक्कत ना आए। तो मैं 2 से 3 पेज लेके चल रहा हूँ डेली के, तो इसको बर्डन फील ना करें, आराम से तुम आधे घंटे में इसको इजीली रिवाइज कर सकते हो। और जो नोट्स हैं वो आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं। जो जो हेडिंग्स हैं उनको मेंटेन करते हुए, ज़्यादा बड़ी भी ना हो हेडिंग, ज़्यादा छोटी भी ना हो। ये जो पॉइंट्स हैं ये पढ़ने के हैं, इनका कोई खास औचित्य है नहीं, आप सिर्फ मेन हेडिंग्स पे फोकस करें। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।